नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश झा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। नगर थाना क्षेत्र के साहू पोखर में साहू रोड में रहने वाला युवक ने डूबकर की आत्महत्या। आम बजट पर संवाद के लिए पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि बिहार को विकास के लिए मिला सबसे अधिक पैसा। और सुशील मोदी का सरकार पर हमला, राजद के मंत्री आपराधिक प्रवृत्ति वाले पर दर्ज हो देशद्रोह का मामला। ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। नगर थाना क्षेत्र के साहू पोखर में एक युवक ने डूबकर अपनी जान दे दी। एसडीआरएफ टीम को शव निकालने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ा। नगर थाना क्षेत्र के साहू पोखर में एक बार फिर एक युवक ने डूबकर जान दे दी। एसडीआरएफ की टीम ने सुबह से ही साहू पोखर पहुंच गई और शव को तलाश करने लगी। इसी दरमियान कई घंटे तक एसडीआरएफ की टीम को मशक्कत करनी पड़ी और शाम के करीब शव को पोखर से निकाल लिया। दरअसल मृत युवक का नाम अमर कुमार है और वह साहू रोड का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि गुरुवार की देर रात 10 बजे करीब वह राबड़ी लेने के लिए घर से निकला था, जिसके बाद वह घर में वापस नहीं लौटा। सुबह होते ही पूरा परिवार उसे खोजने लगा। इसके बाद पता चला कि गुरुवार की रात साहू पोखर में एक युवक ने छलांग मारी थी। जब पिता को वहां पहुंचा तो अपने बेटे के चप्पल से उसे पहचान लिया। पिता ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि मेरा बेटा आत्महत्या कर ले। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आता था पुरानी बाजार, और पुरानी बाजार आता था। कल बउआ छोटी कल्याणी चौक पर जागरण था भगवान का, तो हम समझे कि बउआ राबड़ी लेके वहाँ चला गया होगा जागरण में। बउआ आया नहीं। हम लोग और देख रहे हैं, पहर देख रहे हैं। हम और उसका माँ और उसका चाची उची सब बैठे रहे, उसका चचा उचा। फिर इंतजार देख रहे हैं, भोरवा तक इंतजार देखे हैं, तो बउआ हमरा आवे नहीं किया। यहाँ आए हैं तो एगो भाई जी कोना पर बैठे हुए थे, वही बोले कि रात के देखे ना 11 बजे बचवा कूद गया है और वहाँ पर चप्पल है। तो वही चप्पल, हाँ, उसी चप्पल से हम अनुमान लगा। फिर एगो चप्पल यहाँ मिला, एगो वो हुआ चप्पल, समझे, और वही चप्पल है। क्या करता था? करता क्या था? करता था दुकान करा दिए हो तो पूजा पाठ के फूट पड़ी। क्या नाम था उसका? अमर कुमार। कोई झगड़ा उगड़ा भी? कोई झगड़ा, कोई विवाद नहीं। ना नशा पारिवारिक कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन नहीं। बिजनेस को लेकर कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन। क्यों लग रहा है कि कूद गया होगा? कोई कारण? अब हम लोगों को तो कुछ मालूम नहीं है बउआ। वहीं साहू पोखर के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि गुरुवार की देर रात एक युवक आया था और पोखर में छलांग लगाकर डूब गया। आए दिन सर देखिए कि साहू पोखर पर आए दिन घटना घटती रहती है। न जाने कितनी बार हमने ऊपर के लोगों को भी समझाया, बताया कि आए दिन यहाँ घटना जो होता है, हमेशा के कोई डूब जाता है, हमेशा कोई आके यहाँ पर सुसाइड कर लेता है। इसको घेराबंदी किया जाए, लोहा के जंजीर लगाया जाए ताकि लोग के बचने का भी संभावना हो। पानी देख रहे हैं कितना मात्रा में हमेशा पानी रहता है, पानी बढ़ते रहता है। हमारे जिला में, मुजफ्फरपुर जिला में बहुत लोग हैं, बहुत लोग हमारे लीडर लोग हैं, हमारे नगर निगम लोग हैं। कम से कम नगर निगम में 100 पंप होगा पड़ा हुआ। लेकिन क्या है, तो किसी के पास जाएंगे तो कहेंगे कि पंप लगाइए, पानी खिंचाइए, तभी इसका समय नहीं है, मौसम नहीं है। आए दिन पानी का तल इतना बढ़ा हुआ है कि हमेशा घटना घटते रहता है। अब क्या करें हम लोग, प्रशासन से भी इसका क्या कुछ पहचान हो पाया है? पहचान हुआ है। ये साहू रोड के कोई अमर कुमार नाम है, अमर पटवा है। ये कुछ डिप्रेशन में था और क्या हुआ है कि देखिए आज उसका कितने घंटों मशक्कत के बाद हाँ कूद गया है। चेहरा पे चोट का भी निशान दिख रहा है। अब ये तो देखा जाए, प्रशासनिक बात है तो इसमें प्रशासनिक सहयोग लेंगे। लेकिन ये गलत हुआ आज। हमेशा साहू पोखर पर ये चीज़ होते रहता है। आए दिन ये हाँ बनते जा रहा है। यहाँ कोई मतलब घेराबंदी नहीं है, ना गार्ड है, ना कोई तैनाती है, एकदम बिल्कुल नंगा है। रात भर यहाँ समझिए कि लोग रहते भी नहीं है, गेट खुला रहता है और जंजीर की भी व्यवस्था यहाँ नहीं। सबसे पहले कि पानी निकासी का यहाँ व्यवस्था अगर हो जाए तो आंख मूंद के कोई भी पब्लिक इसमें नहीं डूबने का प्रयास करेगा। लेकिन पानी इतना ज़्यादा भरा रहता है
कह तो दिए ना कि नगर निगम में भी 100 पंप पड़ा हुआ है, लेकिन अगर है तो दम है तो कल लगा दे, यहाँ पर पानी खींच दे। 3 बजे रात में मेरे पास विजय जी आए हैं कि मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। तो इस समय तो कुछ मदद नहीं कर सकते, सुबह आइए। 5 बजे सुबह हम उनके साथ घर से निकले, आमगोला रेलवे स्टेशन वगैरह सभी जगह खोजने का प्रयास किया, साथ में गाड़ियाँ बैठाकर। 6 बजे क्या मन में आया कि हम इस साहू पोखर में आए, जो कि हमेशा घटना होती रही है यहाँ पे। एक व्यक्ति बताया कि एक बच्चा कूदा है रात को 10-11 बजे के आसपास, 10-11 बजे का टाइम बता रहा था। तो उस जगह पर जब हम लोग गए चिन्हित जगह पे, तो वहाँ पे बच्चे के पैर का चप्पल था, जिससे पिता इस बात को पहचान किए कि मेरे बेटा का चप्पल है। उसके बाद थाना प्रभारी महोदय से मेरी बातचीत हुई, एनडीआरएफ की टीम आई। एनडीआरएफ की टीम आने के बाद अथक मेहनत और प्रयास के बाद जाके बच्चा अभी मिला। सुबह 9 बजे जो हाथ लगा, अभी आधा घंटे पहले रिकवरी हुआ। चेहरे पे थोड़ा चोट का भी निशान है। देखिए चेहरे पर चोट का निशान है, इसके लिए हम उसके पिता से बात किए तो बोला घर में ऐसा कोई विवाद बात नहीं हुआ है। हो सकता है डूबने कर में सीढ़ी में चोट लगा हो या नीचे चोट लगा हो कुछ, चूंकि नीचे कादो है, गाद बहुत है पोखर में, इसलिए संभवतः ऐसा हो सकता है नीचे चोट लगा हो कुछ। चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभागार में आम बजट पर संवाद के लिए पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि सबसे अधिक पैसा बिहार राज्य को मिला। चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभागार में मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट आम लोगों से चर्चा के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पहुंचे। इस दौरान आम बजट पर लोगों से चर्चा की। उन्होंने लोगों को बताया कि इस बार केंद्रीय आम बजट में बिहार राज्य को जितना मिला उतना किसी राज्य को नहीं मिला। उन्होंने यह भी कहा कि 1,03,000 करोड़ रुपए बिहार को मिला है, यह बिहार में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की तरक्की में बिहार तेजी से आगे बढ़ेगा। इसके अलावा 13,000 करोड़ रुपए बिहार को कर्ज मिला है, जो कि 50 साल में चुकाना होगा। केंद्र की सारी योजनाओं के लिए अलग से राशि दी गई है। देखिए, इस बार के बजट में सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी एक राज्य को मिला या मिलेगा तो उस राज्य का नाम बिहार है। और इस साल के बजट में, केंद्रीय बजट में 1,03,000 करोड़ रुपया बिहार को मिलेगा, जो बिहार जिस काम में भी खर्च करना चाहे खर्च कर सकती है। तो केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में बिहार को 1,03,000 करोड़ रुपया मिलेगा। एक बहुत बड़ी राशि है। करीब 60,000 करोड़ रुपया जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसके तहत बिहार को मिलेगा। इसके अलावा करीब 13,000 करोड़ रुपए का ऋण कर्ज मिलेगा बिहार को, जिस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा और जो 50 साल में बिहार को वापस करना है। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसमें अभी तक 23 लाख मकान बिहार में बन चुके हैं, उस योजना के तहत सर्वाधिक बिहार को मिलेगा मकान बनाने के लिए, क्योंकि बिहार गरीब और पिछड़ा राज्य है। तो चाहे वो आयुष्मान योजना हो, पीएम आवास योजना हो, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, उन समय पीएम किसान योजना हो, किसान निधि हो, उन सारी योजनाओं का सर्वाधिक लाभ बिहार को मिलेगा। तो मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पहले 1.5 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा की थी, उस पर तो काम चल ही रहा है। इस साल के बजट में भी बिहार को इतनी बड़ी मदद की है और उसके कारण बिहार और तेजी से आगे बढ़ने की दिशा में काम करेगा। कुमार का होने वाला है, काफी दल है, एकजुट होने वाले हैं। वो एकजुट होकर क्या करेंगे? कुर्नी के उपचुनाव में भी तो सारे दल एकजुट थे, फिर भी वो चुनाव नहीं जीत पाए। तो हम लोग तो अकेले पर्याप्त हैं उनका महागठबंधन का मुकाबला करने के लिए। जिला स्कूल के मैदान में आकृति रंग संस्था द्वारा 26 फरवरी से नाट्य मेला का आयोजन करेगी। आकृति रंग संस्थान 26 फरवरी से 2 मार्च तक जिला स्कूल मैदान में मुजफ्फरपुर नाट्य मेला का आयोजन करेगा। इस दौरान विभिन्न राज्यों की टीम नाटकों की प्रस्तुति करेगी। पहले दिन शाम 4 बजे से जिला स्कूल मैदान में रंग यात्रा निकाली जाएगी। रात्रि में नाट्य की प्रस्तुति होगी। वह जानकारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित प्रेस वार्ता में संस्थान के निर्देशक सुशील फेकनिया ने दी। उन्होंने कहा कि नाट्य मेला में पेंटिंग प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है, जिसमें पटना आर्ट कॉलेज, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के छात्रों की पेंटिंग के अलावा नामचीन पेंटरों की पेंटिंग भी लगेगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन पद्मश्री दुलारी देवी करेगी। इसके बाद यहां 5 दिनों तक रोज पेंटिंग और थिएटर का वर्कशॉप चलेगा, जिसमें पद्मश्री दुलारी देवी के अलावा अन्य कलाकार वर्कशॉप लेंगे। ये जो रंगमंच की जो दुनिया है वो अपने आप में एक संघर्ष गाथा है।
कुछ रंगकर्मियों और रंग मंडलियों का एक निजी विषय है जो कि इसको चालू रखती है, आज भी ये सक्रिय है। रंगमंच एक जो आम धारणा है वो ये है कि रंगमंच की दुनिया कमज़ोर होती जा रही है, देखने वाले नहीं है, करने वाले नहीं है। ये सही माने में हमारी जानकारी की सीमा है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। जो रंगमंच है वो बहुत ही एडवांस स्टेज में है। आप नेशनल पर्सपेक्टिव में देखेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर रंगमंच को देखेंगे तो वो बहुत ही ऊंचे स्तर पर है। उसमें आप अगर 4-5 दिन पहले टिकट नहीं कटाएं तो आपको टिकट कहीं नहीं मिलता है, खास करके बड़े बड़े शहरों और पटना जैसे शहरों तक में। परंतु मुजफ्फरपुर में हम बिल्कुल कटे हुए हैं, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या रंगमंच हो रहा है। रंगमंच एक स्टाइलाइज्ड आर्ट फॉर्म है, इसका मतलब है बहुत सारे प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग होता है। आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं इसलिए क्योंकि मुजफ्फरपुर में पहली बार मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का आयोजन हो रहा है। हम जिस तरीके से जानते हैं कि मुजफ्फरपुर को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, लेकिन आज भी हम थिएटर में मुख्य रूप से रंगमंच में बहुत पिछड़े हुए हैं। यहाँ पे ना किसी तरीके का कोई थिएटर या कोई प्रोडक्शन या प्ले का आयोजन होता है। तो इसी सिलसिले में हम लोगों ने मिल करके मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का आयोजन किया है, जो 26 तारीख से लेकर के 2 मार्च तक जिला स्कूल के ग्राउंड में होना है, जिसमें 26 तारीख को इनॉग्रेशन के साथ नया थिएटर मध्य प्रदेश भोपाल की प्रथम प्रस्तुति राजरक्त है, जिसको हबीब साहब पद्म विभूषण हबीब साहब ने लिखा है, जिसको लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, उसी को एडॉप्ट किया है। नेक्स्ट डे बेगूसराय की प्रस्तुति है कटकरेज, जिसको डायरेक्ट किया है अमित रोशन ने। साथ ही साथ 27 तारीख को ही 11 बजे सुबह में हम लोग पद्मश्री दुलारी देवी आ रही हैं, जो पेंटिंग का इनॉग्रेशन करेगी, पेंटिंग एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन करेगी। साथ ही साथ पेंटिंग वर्कशॉप भी लगेगा। 27 तारीख को 11 बजे से वर्कशॉप लगेगा पेंटिंग का, और एग्जीबिशन भी लगेगा, जिसमें मुख्य रूप से देश के विभिन्न जगहों से लोग आर्टिस्ट आए हैं पेंटिंग एग्जीबिशन में अपना पेंटिंग लगाने के लिए। जैसे पटना आर्ट कॉलेज के बच्चे आए हैं जो अभी पास आउट है, विभिन्न जगहों पे काम कर रहे हैं। फिर जामिया इस्लामिया न्यू दिल्ली से आए हैं। तो इस तरीके से लोग आए हैं, वो अपना पेंटिंग डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद 11:30 से वर्कशॉप होगा, और साथ ही साथ दुलारी देवी के ऊपर एक डॉक्यू ड्रामा बना है जो 5 मिनट से लेकर 7 मिनट का, उसका हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे। और उसके साथ फिर 11 से लेकर के 1:30 बजे तक हमारा वर्कशॉप होगा। फिर शाम को 6 बजे नया थिएटर और देशज रंग मंडप की प्रस्तुति होगी। उस दिन की प्रथम प्रस्तुति होगी रंग संगीत। ब्रह्मपुरा चौक स्थित आदित्य विजन शोरूम के ऊपर होटल विनायक इंटरनेशनल का भव्य शुभारंभ किया गया। ब्रह्मपुरा चौक स्थित आदित्य विजन शोरूम के ऊपर होटल विनायक इंटरनेशनल का भव्य शुभारंभ किया गया। होटल विनायक इंटरनेशनल का MLC दिनेश सिंह ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस होटल में अत्याधुनिक सुविधा से लैस बैंकेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल और रेस्टोरेंट की व्यवस्था है। स्मार्ट सिटी को देखते हुए इस होटल को पूरी तरह स्मार्ट बनाया गया। होटल के प्रोप्राइटर ने बताया कि लोगों का ख्याल रखते हुए इस होटल को खोला गया है। आज हमारे होटल का उद्घाटन है, होटल विनायक इंटरनेशनल, जो ब्रह्मपुरा चौक पे स्थित है। आवासीय, कॉन्फ्रेंस हॉल और बैंक्वेट हॉल, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही बड़े तरीके से उपलब्ध की गई है। इन सारे रूम में बड़े ही अच्छे ढंग से और बड़े ही सलीके ढंग से चीज़ों को व्यवस्थित किया गया है, जिसमें लोगों को सुविधाएं और साथ में रेस्टोरेंट की भी व्यवस्था उपलब्ध है। इसमें स्पेशल के रूप में 21 कमरे उपलब्ध हैं। एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस हॉल है जो 150 से ऊपर की कैपेसिटी की है। एक बड़ा सा बैंक्वेट हॉल है जो 300-350 की कैपेसिटी की है। और इन सबों में एक यूनिक पीस ये है कि ये सारे पिलरलेस कॉन्फ्रेंस हॉल और बैंक्वेट हॉल है। ये हमारा होटल विनायक इंटरनेशनल ब्रह्मपुरा चौक पे ही स्थित है। नीचे आदित्य विजन है, उसके ठीक ऊपर में हमारे 4 फ्लोर्स उपलब्ध हैं। इन 4 फ्लोर्स में एक फ्लोर में कॉन्फ्रेंस हॉल और
रेस्टोरेंट्स है। दूसरे और तीसरे फ्लोर पे 21 रूम्स उपलब्ध हैं और साथ में चौथे फ्लोर पे एक बड़ा सा बैंक्वेट हॉल उपलब्ध है। मेरा नाम प्रकाश रंजन हुआ, मैं यहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और ये होटल विनायक इंटरनेशनल एक जग उषा एंड सन्स कंपनी के अधीन है। सदर अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना को लोगों तक पहुंचाने के लिए सिविल सर्जन ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक की। देश में गरीबों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना को लोगों तक पहुंचाने के लिए शुक्रवार को सदर अस्पताल में आरोग्य मित्रों के लिए प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा ने बताया कि जिले में तैनात आरोग्य मित्र को PMJAY के तहत लाभार्थी की जांच से लेकर के उसके हॉस्पिटल में भर्ती होने, इलाज, दवा और इलाज के बाद की जरूरी खर्चे भी कवर कैसे होगी, इसकी जानकारी दी गई। साथ ही लाभार्थी अगर PMJAY से जुड़े अस्पताल में भर्ती होता है तो अस्पताल उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेगा, यानी लाभार्थी पात्र है या नहीं, यह सुनिश्चित कैसे किया जाएगा, पात्रता लिस्ट में होने पर उसे मुफ्त इलाज को मंजूरी कैसे दी जाएगी, सब बातों की जानकारी आज के प्रशिक्षण सत्र में दी गई। सभी 16 प्रखंड में जो पदस्थापित हैं CHO, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर ऑफिसर, जितना हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं सभी पर पदस्थापित हैं, उनको बुलाया गया था प्रशिक्षण के लिए। प्रशिक्षण का मुद्दा था कि कैसे CHO के माध्यम से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, जिसका आयुष्मान भारत के नाम से जाना जाता है, उसका कैसे लाभ अधिक से अधिक जन जन तक पहुंचाया जा सके। जिनका अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बना है उसमें क्या सहयोग उनका होगा, जिनका बन गया है उनको अधिक से अधिक लोगों को चिन्हित जो अस्पताल हैं वहां तक पहुंचाने का, वहां तक बताने का, ताकि अधिक से अधिक लोगों को उसके लाभ मिल सके, इसके लिए किया गया है। और उनको बताया जा सके, दिशा दिया जा सके कि कौन कौन अस्पताल एक्रेडिटेड है, कौन कौन सी अस्पताल में कौन सी सेवा मिल रही है। इसी में उनके इन्वॉल्वमेंट के लिए लिंकेज किया जा रहा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को CHO के माध्यम से। सर, ये जो आयुष्मान भारत जो है सर, ये चिन्हित हॉस्पिटल में यूज होगा कि सर सारे हॉस्पिटल में? 43 गो यहाँ के अस्पताल चिन्हित हैं। सरकारी संस्था तो ब्लॉक लेवल के जो भी CHC PHC हैं वो, सदर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज वो तो हैं ही। उसके अलावा 43 पहले से मुजफ्फरपुर में चिन्हित किया गया है। 44वां का करीब फेज में आ गया है, जो फुलार हॉस्पिटल है उसका वो आ जाएगा तो 44 हो जाएगा। ये 44 चिन्हित हैं, सब में सशुल्क सेवा है। 5 लाख तक एक परिवार का या एक आदमी का उसमें से जो भी हो 1 साल में उससे लाभ मिल सकता है, चाहे ऑपरेटिव ट्रीटमेंट हो या मेडिकल। अब समय चला एक छोटी सी ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपये से साड़ी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY,
ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। अब रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि राजद के मंत्री आपराधिक प्रवृत्ति वाले पर दर्ज हो देशद्रोह का मुकदमा। देखिए, सुरेंद्र यादव ये आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और जब कोड़ने का चुनाव हो रहा था उस समय उन्होंने ऐलान किया था कि अगर हम चुनाव नहीं जीते तो मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। आज तक तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और कल सेना के बारे में, अग्निवीर के बारे में जो उन्होंने बयान दिया है, ऐसे मंत्री को तो अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। जिले में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि सेना पर टिप्पणी करने वाले राज्य सरकार में मंत्री अभी काबिज है और यह लोग आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं। ऐसे मंत्री को जल्द बर्खास्त करके देशद्रोह का मामला दर्ज करना चाहिए। आपको बता दें कि मंत्री सुरेंद्र यादव के द्वारा अग्निवीरों को लेकर के दिया था बयान। उन्होंने कहा कि ऐसे मंत्री सुरेंद्र यादव ने कुढ़नी चुनाव में भाजपा को लेकर के जीत पर बयान दिया था कि इस्तीफा देंगे। बीजेपी की जीत के बाद अब उन्होंने ऐसा नहीं किया है। वह इसके द्वारा दिए गए बयान से देश में बिहार की होती है बदनामी। लोग पूछते हैं कि कैसे लोग को मंत्री बनाया गया है। राजद के ही लोग हैं, सेना पर टिप्पणी करते रहते हैं। यह लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल पूर्व में खड़े करते थे और सेना पर टिप्पणी करना इनकी नियत है और यह इनकी फितरत है। देखिए, सुरेंद्र यादव ये आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं
और जब कोर्ने का चुनाव हो रहा था उस समय उन्होंने ऐलान किया था कि अगर हम चुनाव नहीं जीते तो मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। तो आज तक तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। और कल सेना के बारे में, अग्निवीर के बारे में जो उन्होंने बयान दिया है, ऐसे मंत्री को तो अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए और बस देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। कोई मंत्री यह कहे और जिस भाषा का प्रयोग किया अग्निवीरों के लिए, अरे ये भी सैनिक हैं और उन सैनिकों के बारे में जिस प्रकार की अभद्र गाली वाले शब्दों का इस्तेमाल करना, ये बिहार की बदनामी है। लोग हंसते हैं कि बिहार में कैसे लोगों को मंत्री बना रखा है जो सेना के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं। देखिए, सेना के बारे में कोई राजनीति नहीं होना चाहिए और सेना पर कभी सवाल भी नहीं उठना चाहिए, लेकिन ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं जिन्होंने सेना पर भी उंगली उठाई और जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसमें यही लोग थे जो सबूत मांग रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई। तो उन्होंने कल जिस प्रकार का बयान दिया अग्निवीरों के बारे में, वो बहुत ही शर्मनाक है और ऐसे मंत्री को विलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। शुक्रवार को कच्ची पक्की के समीप NH28 शेरपुर में खुल गया होटल ग्रीन मैपल, जिसका शुभारंभ होटल के प्रोप्राइटर अमित कुमार ने किया। शुक्रवार को कच्ची पक्की के समीप NH28 शेरपुर में खुल गया होटल ग्रीन मैपल, जिसका शुभारंभ होटल के प्रोप्राइटर अमित कुमार के पिता ने अपने हाथों से फीता काटकर किया। मौके पर परिवार के सदस्य समेत अन्य अतिथि उपस्थित रहे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में होटल का शुभारंभ करने वाले प्रोप्राइटर के पिता और प्रोप्राइटर अमित कुमार ने बताया कि यहां सभी तरह के मौके पर उचित दर में ग्राहकों के लिए कई तरह की व्यवस्था के साथ साथ कई सुविधा उपलब्ध है। यहां नए लुक में होटल का शुभारंभ हुआ है, वहीं साथ ही स्विमिंग पूल का काम भी चल रहा है, उसका भी जल्द शुभारंभ किया जाएगा। और उन्हीं के आशीर्वाद से हम आज तक यहाँ पे पहुँचे हैं। ठीक है। क्या होटल का नाम हो गया? होटल ग्रीन मैपल है, शेरपुर NH28। क्या कुछ सुविधा अवेलेबल है? इसमें आपको बैंकेट हॉल है, नीचे बेसमेंट में पार्किंग है, ऊपर 10 लग्जरियस रूम है और टेरिस पे भी हमने कुछ गार्डन वगैरह का अरेंजमेंट किया है। ये होटल प्लस बैंकेट हॉल और विवाह भवन सब इसमें उपलब्ध है। ये NH28 शेरपुर पर अवस्थित है और इसमें जैसा आप सुविधा खोजिएगा सब सुविधा उपलब्ध है। जैसा आपको अरेंजमेंट करना है, जैसा आपको फंक्शन करना है, वो हर चीज़ का व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। होटल मैपल का उद्घाटन किया गया है। ये शेरपुर में अवस्थित है, NH28 के बगल में। क्या कुछ स्पेस है इसका? इसका स्पेस 4000 स्क्वायर फीट का तो हॉल ही है, ऊपर होटल रूमा है, पीछे बहुत बड़ा लॉन है। हम लोग और सब एक नया कंसेप्ट यहाँ डेवलप करना चाह रहे हैं और इस शहर का एक नया कंसेप्ट होगा। पार्किंग का क्या व्यवस्था है? पार्किंग की व्यवस्था नीचे भी है और इसके पीछे भी बहुत सारे पार्किंग की हमारी व्यवस्था है। क्या इसका प्राइस है, कैसे क्या चीज़ में बुकिंग होगा? इसकी बुकिंग तो फिर उसका निगोशिएशन के आधार पर ही होता है। समय के अनुसार उसका मॉड्यूलेशन कर सकते हैं या समय के अनुसार ही उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ये तो प्राइस ऐसा प्राइस नहीं है जिसमें शहर के वासी इसको अवेल नहीं कर सकें। कितने हॉल है, कितने कमरा है? रूम 10, ऊपर 10 रूम है, डिलक्स सूट सब है और नीचे बड़ा सा हॉल ये है। उसके पीछे एक छोटा सा विवाह भवन के लिए है। उधर फिर हम लोगों ने स्विमिंग पूल का भी कंसेप्ट डाला है। किस तरह के लोगों को आप दीजिएगा ये? देखिए, हमारे पास तो सब तरह के इकोनॉमिक लोग भी आएंगे, हमारे यहाँ शहर के एलीट क्लास के लोग भी आएंगे, तो एलीट क्लास लोगों के लिए भी हमारे पास है और प्लस वो जो इकोनॉमिक क्लास के लोग हैं उनके लिए भी है। डीएम को आवेदन देकर हिंदू संगठन 1 मार्च से पूर्वी चंपारण से पदयात्रा कर 4 दिनों में वैशाली पहुंचेगी। हिंदू संगठन 1 मार्च से पूर्वी चंपारण के केसरिया से सनातन धर्म पदयात्रा की शुरुआत कर रही है, जो केसरिया से निकलकर मलिकपुर सरिया होते हुए 4 दिनों में वैशाली पहुंचेगी, जहां वैशाली चतुर्भुज मंदिर के प्रांगण में बजरंगबली का ध्वजारोहण कर समापन किया जाएगा। इसकी जानकारी हिंदूवादी नेता रोशन कुमार ने दी है। उन्होंने शुक्रवार को तिरहुत मंडल के कमिश्नर एवं डीएम से मुलाकात कर आवेदन देकर अनुमति मांगी है। उनका कहना है कि इस पदयात्रा में काफी संख्या में सनातन समाज के लोग इकट्ठा होंगे और केसरनाथ मंदिर से पदयात्रा की शुरुआत होगी। यात्रा में भीड़भाड़ को देखते हुए अनुमति के लिए डीएम को आवेदन दी गई है। सनातन धर्म पदयात्रा 1 तारीख से हम लोग शुरू कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण केसरनाथ मंदिर से पूजा अर्चना करके मणिकपुर सरैया होते हुए वैशाली चतुर्मुख महादेव मंदिर के पास हम लोग जाके बजरंगबली का ध्वज फहरा के समापन करेंगे।
और इसमें लाखों की संख्या से हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं वह ध्वजा बजरंगबली के लेके और निकलेंगे। और इसके परमिशन के लिए हम लोगों ने कमिश्नर साहब के यहाँ आवेदन दिया है, मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी के पास भी आवेदन दिया है, लेकिन और परमिशन हम लोग को जरूर मिलना चाहिए। और 1 तारीख से पद यात्रा का आयोजन बिल्कुल तैयारी से हम लोग का चल रहा है और हम लोग 1 तारीख से पद यात्रा निकालेंगे जो है केसरिया पूर्वी चंपारण से। कहाँ से कहाँ तक? केसरिया पूर्वी चंपारण से वैशाली तक जाएगी, जो है 4 दिन का पद यात्रा होगा। हेमा देवी ने डीएम को आवेदन देकर सकरा प्रखंड के मुखिया पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। सकरा प्रखंड के पैगंबरपुर निवासी हेमा देवी ने शुक्रवार को डीएम को आवेदन देकर के अपने पंचायत के मुखिया पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उन्हें मुखिया के द्वारा शौचालय तक बनाने नहीं दिया गया। जब वह शौचालय बना रहे थे तभी मुखिया वहां पहुंचकर शौचालय को तोड़ दिया। बीते दिन मुखिया ने घर पर आकर मारपीट की। अगर मेरे परिवार के लोग वहां नहीं रहते तो मुखिया मेरी जान मार देते। मुखिया का कहना है कि घर के पास से हम लोग चलने के लिए रास्ता दे। खाना हो जाए शौचालय अपना जमीन में बनावे के लिए तो मुखिया नहीं उखाड़ कर फेंक दिलन, आ बाथरूम न बनावे दिलन, आ गली में उनको रास्ता चाहिए, आ रास्ता न दिलिए तो झोटा ध के खींच के मरलन तो सास ससुर न रहते तो हमारा मर्डर कर देता रहा। कहन जे 400 दफा लगा देंगे, तुमको हम बर्बाद कर देंगे, यहाँ से उजाड़ देंगे, रहने नहीं देंगे। कौन है मुखिया क्या नाम है? सुभाष चंद्र दास। किस पंचायत का? कौन सा गाँव है? पैगम्बरपुर थाना सकरा। क्या कहता है मुखिया? नहीं बनने देंगे, नहीं रहने देंगे। हाँ, झोटा धक्के मारा है, घर में से खींच के मारला ना, सास ससुर न रहते तो हमरा मार देता। खबरों का सिलसिला हुआ था है यही समाप्त। हमें और हमारे सभी टीम को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं कल तमाम बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।